ये सब ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं ना, इतना डेट बाय डेट, ये कहीं नहीं पूछेगा आपको, ठीक है। कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन देखिएगा, कोई नहीं पूछेगा ये लोग क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि आज के प्रेजेंट में क्या स्थिति है वो समझने के लिए बस। कोई एग्जाम में ये सब आपसे नहीं पूछने वाला है कि आईडीबीआई कब बना, नरसिम्हन कमेटी कब बना, ये सब कहीं नहीं पूछेगा, ठीक है। लेकिन चीजों को समझने के लिए जरूरी है कि आज का बैंकिंग स्ट्रक्चर जो बना वो कैसे डेवलप हुआ। देखिए आईडीबीआई कब बना था? हाँ, किस ईयर में बना है? 1960। यहाँ पे फुल फॉर्म क्या बताया गया आईडीबीआई को? इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। तो ये बैंक है या एनबीएफसी है? आईडीबीआई जो था वो एनबीएफसी है या बैंक है? एनबीएफसी है। ये जो नाम में भले बैंक है लेकिन ये है क्या? एनबीएफसी। क्यों ये एनबीएफसी है? क्योंकि आईडीबीआई का बस काम क्या था, जो भी लार्ज इंडस्ट्रीज है उनको लोन देना, ठीक है। और छोटा इंडस्ट्रीज को लोन देने के लिए क्या बनाया गया? छोटा इंडस्ट्रीज को लोन देने के लिए क्या बनाया गया है? कौन सा संस्था? लास्ट क्लास में हम लोग पढ़े थे। तो उसका नाम क्या? ठीक है, अब देखिए अब क्या है, ये इसको बनाने का जरूरत क्या पड़ा था? रीजन क्या था आईडीबीआई का गठन करने का? गठन ये करने का ये रीजन था कि उस समय कोई बड़ा बैंक नहीं था, मतलब फाइनेंशियल किसी के पास उतना कैपिटल नहीं था कि बड़े इंडस्ट्रीज को सपोर्ट कर सके, ठीक है। तो उस समय आईडीबीआई का गठन किया गया था। लेकिन अभी हम लोग किस ईयर में है? 2004 में। 2004 में गवर्नमेंट को अब ये लग रहा है कि अलग से कोई बैंक ऐसा, मतलब अलग से कोई ऐसा आईडीबीआई का जरूरत नहीं है जो इंडस्ट्रीज को लोन दे। क्यों ऐसा? क्योंकि गवर्नमेंट को ये लग रहा है कि अब बैंक सेल्फ सफिशिएंट है, जो भी अदर बैंक है, जो भी अदर गवर्नमेंट बैंक है, ठीक है, वो लोग खुद से इंडस्ट्रीज को लोन दे सकते हैं, इसलिए अब आईडीबीआई का अलग से जरूरत नहीं है। तो इसको क्या कर दिया गया? इसको कन्वर्ट कर दिया गया आईडीबीआई बैंक में। मतलब इसका नाम आईडीबीआई से क्या हो गया? आईडीबीआई बैंक। तो आज के डेट में आईडीबीआई बैंक आप एटीएम या ब्रांच देखे होंगे, देखे या नहीं देखे? आप देखे हैं? तो आईडीबीआई का ब्रांच नहीं देखे? ये कैसे हो सकता है? मतलब पटना में इतना जगह ब्रांच है उसका, इतना जगह एटीएम भी है, ठीक है। तो ये देखा कीजिएगा आईडीबीआई बैंक, आज के डेट में आपको ये बैंक का अस्तित्व है। लेकिन इसका हिस्ट्री क्या क्या है? तो पहले ये एनबीएफसी था, 2004 से बैंक बन गया, ठीक है। और ये कैसा बैंक है? तो सरकारी बैंक है, ठीक है। तो अभी तक सरकारी बैंक का देखा जाए तो कौन कौन सा है? एक है एसबीआई। उसके बाद क्या बना? 1900 कितना बैंक बना था? 14 बैंक। उसके बाद 80 में कितना बैंक बना? 6 बैंक। इस बीच में एक बैंक बंद भी हो गया था, एक बैंक का नाम था न्यू बैंक ऑफ इंडिया, 1993 में बंद हो गया था। तो यहाँ पे एक बैंक बंद हो गया। टोटल बैंकिंग कितना हो गया अभी तक सरकारी बैंक 2004 तक? इधर का एक, तो यहाँ 21 हो गया, 21, और एक आईडीबीआई कितना हो गया? 22। लेकिन एक बैंक 1993 में बंद भी हुआ था, जिसका नाम क्या था? अगर लिखना है तो लिख सकते हैं, उसका नाम था न्यू बैंक ऑफ इंडिया। ये बैंक जो था एक, ये भी एक सरकारी बैंक था, लेकिन इसका फिर मर्जर कर दिया गया। तो यहाँ पे बचा टोटल कितना सरकारी बैंक? 21। कब तक? 2004 तक, ठीक है। 19 ये बंद हो गया 1993 में, ठीक है। ये भी एक सरकारी बैंक था, जो मतलब आपको बेसिकली आज के डेट में सरकारी बैंक कितना है? टोटल 12 का संख्या में आता है, ठीक है। कैसे कैसे आया वो भी आपको समझना होगा। न्यू बैंक ऑफ इंडिया, बाद अगला डेट आ जाएगा 2013। दो हजार तेरह में एक सरकारी बैंक बना जिसका नाम है बीएमसी,
बी भारतीय महिला बैंक, इसका नाम सुने हैं कोई? भारतीय महिला बैंक का कोई नाम सुने हैं? आज के डेट में तो नहीं है, लेकिन ये 2013 में बनाया गया था, ठीक है। अब भारतीय महिला बैंक क्यों बनाया गया? ये वर्ष है 2013, अगला साल इलेक्शन है 2014 में, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने अब क्या सोच के बनाया नहीं बनाया, लेकिन ये बैंक बनाया गया था किसके लिए? महिलाओं के लिए, कि वहां पे महिलाओं को अलग से सुविधा मिलेगा, लेकिन ऐसा कुछ उसमें हो नहीं रहा था। इवन ऐसा भी नहीं था कि वहाँ के सारे स्टाफ लोग फीमेल ही थे। तो ये एक तरह से देखा गया कि एक तरह से चुनावी स्टंट था, मतलब महिलाओं को प्रलोभन देने के लिए, ऐसा लोग बोलते हैं, ऐसा कहीं डॉक्यूमेंटेड नहीं है। लेकिन भारतीय महिला बैंक का गठन कब हुआ? 2013 में, इतना याद रखिए, ठीक है। अगला डेट लिखिए 2015। 2015 में लिखिएगा, दो प्राइवेट बैंक को देखिए, सुनिए इधर, देखिए सरकारी बैंक और प्राइवेट बैंक, बेसिकली कोई भी बैंक हो, उसको लाइसेंस कौन देता है बैंकिंग ऑपरेशन के लिए? आरबीआई। तो अभी रिसेंट में जो दो बैंकिंग लाइसेंस मिला है, वो दो बैंक कौन से हैं जो रिसेंट में दो प्राइवेट नया बैंक का लाइसेंस मिला है? लिखिए इसमें 2015 में लिखिए, आरबीआई के द्वारा दो प्राइवेट बैंक का लाइसेंस दिया गया। एक है बंधन बैंक और दूसरा है आईडीएफसी बैंक। बंधन बैंक और दूसरा आईडीएफसी बैंक। ये बंधन बैंक तो सब लोग देखे होंगे। आईडीएफसी बैंक अभी ऐसे, इसका नाम अभी के डेट जब गठन हुआ था तो उसका नाम था आईडीएफसी बैंक, लेकिन आज के डेट में इसका नाम क्या है? आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। ये पूरा उसका नाम आज के डेट में ये हो गया है, ठीक है। लेकिन जब गठन हुआ था तो उसका नाम क्या था? आईडीबीआई बैंक, सॉरी आईडीएफसी बैंक। इसका प्रेजेंस आपको जनरली बिहार में कम मिलेगा, लेकिन पटना में भी ब्रांच है इसका। जनरली ये महाराष्ट्र के रीजन में आपको इसका प्रेजेंस अच्छा है इसका। 2015 में ही एक और काम हुआ, मेजर काम, ये बना मुद्रा योजना का स्टार्ट हुआ। मुद्रा योजना का नाम सुने होंगे। 2014 के बाद गवर्नमेंट चेंज हुआ। गवर्नमेंट चेंज होने के बाद एक नया ट्रेंड आया। नया ट्रेंड ये आया कि यहाँ पे नाम अनोखा अनोखा आने लगा, मतलब नाम जो पारंपरिक नाम था उसका यूज किया गया और उसी का फुल फॉर्म बना दिया जाता है। आज के डेट में बहुत सारा ऐसा योजना आपको मिलेगा जो आगे चल के हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे पीएम किसान योजना, नाम सुने हैं? उसमें क्या होता है? पीएम किसान का नाम सुने हैं? उसमें क्या होता है? अच्छा ठीक है, आगे चल के इसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग। अभी देखिए 2015 में आ जाते हैं। 2015 में एक योजना लॉन्च हुआ जिसका नाम क्या है? मुद्रा। मुद्रा का मतलब क्या होता है? रुपया। लेकिन यहाँ पे मुद्रा का फुल फॉर्म भी है। मुद्रा का फुल फॉर्म किसी को पता है? इसका फुल फॉर्म होता है माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी। मतलब यहाँ पे देखिए बेसिकली आज जब मतलब अभी का जो रिसेंट गवर्नमेंट है वहां पे आप ये देखेंगे कि नाम बहुत यूनिक चुना जाता है और उसके बाद उसका फुल फॉर्म डिराइव किया जाता है, ठीक है। ऐसा तो नहीं होगा कि ऐसा नाम बनाए होंगे उसके बाद अपने आप शॉर्टकट ये बन गया होगा, ठीक है। तो ऐसा बहुत सारा योजना आप पढ़ेंगे आगे चल के जहाँ पे ऐसा नाम होगा। जैसे फुल फॉर्म हम लोग मतलब कोई भी नाम जैसे शॉर्टकट में लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं? जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को एसबीआई क्यों बोलते हैं? क्योंकि पहले उसका फुल फॉर्म है, शॉर्ट में उसको एसबीआई बोलते हैं। लेकिन इधर क्या हो रहा है कि नाम पहले एक अच्छा सा नाम चुना जाता है, फिर उसका जबरदस्ती फुल फॉर्म सेट कर दिया जाता है, ठीक है। तो योजना का क्या नाम है? माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी। इसके बारे में आगे चल के डिटेल में पढ़ेंगे।
अगला लिखिए 2017। पहले कुछ बैंक होता था, उसका नाम सुने होंगे, जैसे स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर, नाम सुने हैं? स्टेट बैंक ऑफ ट्रेवेनकोर, हाँ, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद। आज के डेट में नहीं है। देखिए ऐसा पहले क्या था, 2017 के पहले ऐसा 5 बैंक रन करता था। ठीक है, इसको बोला जाता था अलग से, इसको बोलते थे हम लोग एसोसिएट बैंक। ठीक है, मतलब इस एसोसिएट बैंक किसका, तो एसबीआई का एसोसिएट बैंक होता था। मतलब एसबीआई का उसमें मेजर या माइनर शेयर होता था, या आप बोल सकते हैं कि हाईएस्ट शेयर होता था एसबीआई का। तो वैसे बैंकों को क्या बोलते थे, एसोसिएट बैंक। किसका, एसबीआई का, या एसबीआई के सहायक बैंक। ठीक है, इस वर्ष में क्या किया गया बैंकों का, देखिए अब यहाँ पे क्या हो रहा है ना कि 2017 के बाद गवर्नमेंट का प्लानिंग चेंज हुआ। पहले क्या था गवर्नमेंट का प्लान, जब 1969 या 80 में गवर्नमेंट क्या सोच रहा था कि जितना ज्यादा सरकारी बैंक होगा उतना ज्यादा इंडिया के लिए अच्छा होगा। लेकिन यहाँ पे ये देखा गया कि लगभग 20-25 बैंक बन चुका है। हम लोग देखें ना, सरकारी बैंक लगभग कितना, 21 बैंक है लगभग अभी के डेट में। मतलब 2017 के डेट में और एक भारतीय महिला बैंक बन गया, वो भी सरकारी बैंक है। ठीक है, तो नंबर ऑफ बैंक क्या हो गया, बहुत ज्यादा हो गया है। ठीक है, तो नंबर ऑफ बैंक बहुत ज्यादा हो गया है, और कंपटीशन जो है उस लेवल का नहीं है। मतलब हर बैंक एक दूसरे से अच्छे से कॉम्पीट नहीं कर पा रहा है। क्यों नहीं कर पा रहा है, बहुत सारे रीजन है, जैसे कैपिटल का कमी है, किसी का पास लोन बहुत ज्यादा डिफॉल्ट हो गया है। तो गवर्नमेंट को अब ये लग रहा है कि नंबर ऑफ बैंक जो है ना ये बहुत ज्यादा हो गया, अब इसको क्या करें कि बैंक का संख्या कम करें। इसका मतलब ये नहीं कि बंद कर दें, मतलब बैंक का कम होगा लेकिन उसका कैपिटल बड़ा होगा। जैसे मान लेते हैं किसी के पास, आज के डेट में सपोज कीजिए किसी के पास 100 रुपया है या 100 करोड़ रुपया है, एक आदमी है जिसके पास 1 लाख रुपया है। ठीक है, आज मान लेते हैं पटना में इमरजेंसी लग गया, कोई वार वार हो गया, ठीक है, या कोई भी ऐसा हुआ जो 1 महीने के लिए कुछ प्रॉब्लम हो गया पटना में। ठीक है, तो कौन सा पर्सन ज्यादा दिन तक सरवाइव कर पाएगा किसी भी संकट में, जो ज्यादा अमीर आदमी है। ठीक है, ऑफ कोर्स ये नॉर्मल सा बात है। तो बोलने का ये मतलब है कि अगर जिस बैंक के पास कैपिटल अधिक होगा, अगर उसको फाइनेंशियल शॉक लगता भी है तो वो क्या है, लंबे टाइम तक सरवाइव कर पाएगा, उसको मतलब उतना असर नहीं होगा। जैसे मान लीजिए कोई दुकानदार है, जैसे मान लेते हैं कोई ठेला लगाता है, किसी का एक बड़ा दुकानदार, कोई बड़ा दुकानदार है। ठीक है, कोरोना का टाइम आया तो किसको ज्यादा इफेक्ट होगा, इफेक्ट तो दोनों दोनों को होगा। तो ठेला वाला ज्यादा इफेक्टेड होगा या जो बड़ा दुकान है वो ज्यादा इफेक्टेड होगा, ठेला वाला होगा, क्योंकि वो डेली उस पर निर्भर कर रहा है उसके इनकम पे। लेकिन ऐसा नहीं है वो जो बड़ा दुकान वाला उसके इनकम पे ही निर्भर, उसका अदर भी सोर्स कुछ ना कुछ और उसका कैपिटल होगा ही। तो कोई भी अगर फाइनेंशियल प्रॉब्लम आएगा तो ज्यादा दिन तक कौन सर्वाइव कर पाएगा, जो ज्यादा अमीर है या जिसके पास ज्यादा पूंजी है। तो बेसिकली बैंकिंग में भी यही है कि जिसके पास ज्यादा पूंजी रहेगा या जो जितना बड़ा कैपिटल होल्ड करेगा वो उतना अच्छे से फाइनेंशियल शॉक को एब्जॉर्व कर पाएगा। जैसे मान लीजिए कोई घोटाला हुआ, जैसे आपने रिसेंटली सुना होगा नीरव मोदी का घोटाला हुआ या जो भी स्कैम हुआ, अगर ये मान लेते हैं ये सब किसी छोटे बैंक के साथ हो जाए तो हो सकता है बैंक को बंद करना पड़ जाए। लेकिन वही सब अगर किसी बड़े बैंक के साथ होगा तो क्या होगा, आराम से वो टॉलरेट कर लेगा। है बात सही या नहीं है, कोई इसमें दिक्कत किसी को, ऐसा होगा या नहीं होगा? तो इसी को देखते हुए गवर्नमेंट का भी ये सोचना है कि बैंकिंग का बैंक बैंक जो होना चाहिए इंडिया में उसका कैपिटल बहुत ज्यादा होना चाहिए, ताकि उससे फायदा क्या होगा कि एक तो कैपिटल ज्यादा होने से जो फाइनेंशियल शॉक है वो ज्यादा इजीली अब्जॉर्ब कर सकता है। और ऊपर से अगर अदर, मतलब गवर्नमेंट का ये सोचना है कि 7-8 सरकारी बैंक हो, इससे क्या हो, कंपटीशन का भावना आएगा और बैंकिंग अच्छे से काम कर पाएगा। तो बेसिकली अब यहाँ से गवर्नमेंट जो है इधर से अब सोचना है कि बैंकिंग का संख्या क्या हो, धीरे धीरे कम हो। अब इसी के ऊपर स्टेप लिया गया बहुत सारा 2017 के बाद से। तो सबसे पहला स्टेप क्या लिया गया, लिखिए, एसबीआई के 5 सहायक बैंकों को, एसबीआई के 5 सहायक बैंकों को एसबीआई में विलय किया गया। ठीक है, कोई दिक्कत?
दूसरा मेजर स्टेप ये लिया गया कि ये जो बीएमबी था, भारतीय महिला बैंक, जो 2013 में बना था, ठीक है, उसका भी विलय कर दिया गया एसबीआई में। उसमें फिर से लिखिए, बीएमबी या भारतीय महिला बैंक का विलय एसबीआई में किया गया। हम्म। उसके बाद आइए 2019। बीओबी किस बैंक का शॉर्टकट है? ठीक है, तो बैंक ऑफ बड़ौदा में पहले दो बैंक और होता था, इसका नाम आप लोग सुने होंगे। एक था देना बैंक, नाम सुने हैं? देना बैंक आज के डेट में ब्रांच दिखता है इसका? नहीं दिखता है। इसका मर्जर हो गया कि इसमें बैंक ऑफ बड़ौदा में, साथ में एक और बैंक का मर्जर हुआ, इसका नाम है विजया बैंक। अब देखिए, मर्जर करने, आपको बताएं कि गवर्नमेंट का प्लान क्या है, मर्जर करना। मर्जर करना मतलब बैंक का जो कैपिटल है उसको बड़ा करना, मतलब बैंकों का संख्या कम करना। अब किस आधार पे चुना जाएगा कि कैसे बंद, कैसे किसको मर्ज किया जाएगा? तो गवर्नमेंट के पास दो इशू आया। दो इशू ये आया, सबसे पहला इशू आया कैपिटल का, मतलब बहुत सारे बैंक ऐसे थे छोटे छोटे जिनके पास बहुत ज्यादा पूंजी नहीं था, छोटा छोटा बैंक था, जैसे देना बैंक और विजया बैंक। दूसरा प्रॉब्लम एक और था गवर्नमेंट को ये देख रहा है कि हर बैंक का प्रेजेंस हर जगह नहीं है। जैसे एसबीआई आप देखेंगे तो ऑल ओवर इंडिया आपको हर जगह उसका ब्रांच मिलेगा, ठीक है। लेकिन बहुत सारे ऐसे बैंक हैं जिसका प्रेजेंस बिहार में आपको या पटना में वो कम दिखेगा। जैसे आईडीबीआई बैंक का बात करें तो आईडी बैंक का ब्रांच देखेंगे तो पटना में या बिहार रीजन में बहुत कम है, लेकिन वही आप वेस्टर्न रीजन में चले जाएंगे तो उसका ब्रांच अधिक है। तो गवर्नमेंट का ये भी प्लान है कि ऐसा बैंक होना चाहिए जिसका प्रेजेंस थ्रू आउट द इंडिया होना चाहिए। कि अगर मान लेते हैं कोई बिजनेसमैन है, कोई एक बैंक से ऑपरेट कर रहा है और वो अगर किसी भी इंडिया के पार्ट में गया तो वहां पे भी सेम बैंक उसको मिलना चाहिए। अगर नहीं मिलेगा तो बिजनेस को ऑपरेट करने में उसको थोड़ा मुश्किल होगा। तो गवर्नमेंट का यही प्लान था कि जो मर्जर किया जाए उसमें ज्योग्राफिकल प्रेजेंस को भी देखा जाए, ताकि कोई ऐसा बैंक डेवलप हो जिसका प्रेजेंस हर जगह हो। जैसे देना बैंक का प्रेजेंस किधर है, तो महाराष्ट्र रीजन के साइड में है। बैंक ऑफ बड़ौदा का प्रेजेंस किधर है, तो नॉर्दर्न इंडिया में इसका अच्छा प्रेजेंस है, साउथ में उसका प्रेजेंस कम है। ये जो विजया बैंक है इसका जो प्रेजेंस है साउथ इंडिया में प्रेजेंस ज्यादा है। तो इस टाइप से बैंकों को सेलेक्ट किया गया कि बैंक ऑफ बड़ौदा जो है इसका कैपिटल भी बढ़े। जैसे जितना भी कैपिटल विजया बैंक और देना बैंक का है वो तो बैंक ऑफ बड़ौदा को मिल गया, साथ में इसका ब्रांच एक्सपेंशन भी वैसे रीजन में हुआ जहाँ पे बैंक ऑफ बड़ौदा का ब्रांच कम था। तो इस टाइप से चुन के मर्जर किया जा रहा है आज के डेट में, ठीक है। तो 2019 में लिखिए, विजया बैंक एवं देना बैंक का विलय, विजया बैंक एवं देना बैंक का विलय बैंक ऑफ बड़ौदा में किया गया। के अलावा क्या किया गया, एक और काम 2019 में, एक बैंक है आईडीबीआई बैंक, जो कब बना है? आईडीबीआई बैंक कब बना है? अभी लिखे हम लोग, कब बना है? 2004 में। गवर्नमेंट ने ये निर्णय लिया कि अब ये जो बैंक है आईडीबीआई बैंक, इसको बना दिया जाएगा, जो एक सरकारी बैंक है उसको बना दिया जाएगा अब प्राइवेट बैंक, ठीक है। तो आईडीबीआई आज के डेट में कैसा बैंक है? प्राइवेट। बंद नहीं हुआ है, बस सरकारी से क्या हो गया, प्राइवेट। तो कोई भी चीज सरकारी से प्राइवेट कैसे हो जाएगा? जैसे जहां पे भी 50% प्लस से ओनरशिप अगर किसी के पास है तो वो उसका ओनर होता है, ठीक है। तो जहां पे भी है, जिसमें भी बैंक बैंक में जो टोटल शेयर है, अगर गवर्नमेंट के पास 50 से जैसे ही कम होगा वैसे ही क्या हो जाएगा, प्राइवेट बैंक हो जाएगा। अगर मान लेते हैं एसबीआई में शेयर गवर्नमेंट का 49% हो जाए तो ऑटोमेटिक ये क्या हो जाएगा, प्राइवेट बैंक हो जाएगा। तो सेम वही किया गया। आईडीबीआई जो बैंक है,
यहाँ पे क्या किया, गवर्नमेंट ने इसका शेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शॉर्ट में लिख रहे हैं, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपना शेयर किसको ट्रांसफर कर दिया, एलआईसी को, ठीक है। तो एलआईसी भी एक सरकारी कंपनी है, ठीक है। एलआईसी किसका कंपनी है, भारत सरकार कंपनी है। तो इनडायरेक्टली तो गवर्नमेंट अभी भी होल्ड कर रहा है आईडीबीआई, लेकिन डायरेक्टली होल्ड नहीं कर रहा है, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, प्राइवेट बैंक है, ठीक है। तो इसमें लिखिए आईडीबीआई बैंक को, आईडीबीआई बैंक को सरकारी बैंक से निजी बैंक में बदला गया। हो गया। अगला लिखिए 2020। दो हजार बीस में फिर से विलय का कार्यक्रम स्टार्ट किया गया, ठीक है। मतलब मर्जर का काम फिर से वहां पे ब्रॉड लेवल पे किया गया। यहाँ पे गवर्नमेंट ने क्या किया कि 6 बैंकों को, जो सरकारी बैंक थे, उनको बंद किया गया, या 6 बैंकों का विलय कर दिया गया अन्य बैंकों में। लिखिए 6 सरकारी बैंकों का विलय, 6 सरकारी बैंकों का विलय अन्य सरकारी बैंकों में किया गया। लिख रहे हैं, पहला लिखिए, एक एक पॉइंट देख लीजिएगा। फर्स्ट लिखिए, ये बैंक का नाम ओबीसी शॉर्ट में बोलते हैं, कौन सा बैंक है ये, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, ठीक है। लिखिए ओबीसी, या पूरा फुल फॉर्म लिख सकते हैं आप ब्रैकेट में, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स। और दूसरा बैंक यूबीआई, यूबीआई का फुल फॉर्म क्या होगा, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। उसका भी होगा, लेकिन मर्जर जो है लिखिए यूबीआई। हाँ हाँ, ऐसे कैसे लिखे हैं, ओबीसी एवं, ऐसे करके लीजिए ओबीसी, हाँ ओबीसी एवं यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का विलय, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का विलय पीएनबी में किया गया। पीएनबी में किया गया, ठीक है। तो ये यूबीसी, सॉरी, यूबीआई और ओबीसी का मर्जर किधर हुआ, पंजाब नेशनल बैंक में। अब देखिए आज के डेट में सबसे बड़ा बैंक कौन सा है, सरकारी बैंक, या कोई सबसे बड़ा बैंक कौन सा है, एसबीआई। एसबीआई के बाद पीएनबी है। तो ये मर्जर के बाद क्या हुआ, इंडिया का सेकेंड लार्जेस्ट कौन बैंक बन गया, पीएनबी। अगला लिखे, ये पहला हो गया मर्जर का लिस्ट। तो इसमें एंकर एंकर बैंक कौन हो गया, एंकर बैंक हो गया पीएनबी, और मर्ज जो बैंक हुआ वो कौन हो गया, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया। और तो ये दोनों बैंक जो मर्ज किया गया, इसका आप नाम तो सुने होंगे, और ये भी होगा, देख ब्रांच भी शायद आप लोग नहीं देखोगे, क्योंकि इसका बहुत छोटे बैंक है। तो गवर्नमेंट का यही बोलना है कि जो जो छोटे बैंक हैं उन लोगों का विलय कर दिया जाएगा बड़े बैंकों में, ठीक है। बोलिए। इसके अलावा और भी गवर्नमेंट स्टेप ले रहा है, टाइम टू टाइम आप ये देख रहे होंगे, जैसे ग्रामीण बैंकों का भी संख्या धीरे धीरे कम होते जा रहा है, उनका इमर्जन उनके पेरेंट बैंक में कर दिया जा रहा है, ठीक है। अगला लिखिए, दूसरा, पहला लिख लिया, दूसरा लिखिए, इलाहाबाद बैंक का विलय इंडियन बैंक में किया गया।
इलाहाबाद बैंक का विलय इंडियन बैंक में किया गया। ये इंडियन बैंक जो है इसका जनरली प्रेजेंस पटना में है या नहीं है, देखें ब्रांच इसका। अब अब कहाँ से, अब तो विलय हो गया। किसका बोल रहे हैं? नहीं, इलाहाबाद बैंक का बोल रहे हैं। इलाहाबाद बैंक सबसे पहले बंद हो गया। हम इसका ये बोल रहे हैं कि आप इसका प्रेजेंस आज के डेट में तो नहीं है। ये मर्जर क्यों किया गया? देखिए, इलाहाबाद बैंक जो है ना, वो नॉर्दर्न इंडिया का बैंक था। मतलब नॉर्दर्न इंडिया में जाएंगे, नॉर्थ इंडिया जो पार्ट है उसमें आपका इसका प्रेजेंस ज्यादा था। और जो इंडियन बैंक था उसका प्रेजेंस किधर था? साउथ इंडिया में। ठीक है, तो इसलिए इन दोनों को मर्ज किया गया। अब इसका प्रेजेंस पैन इंडिया हो गया। मतलब जो जो इलाहाबाद बैंक का ब्रांच था वो ब्रांच किसका बन गया? इंडियन बैंक का ब्रांच बन गया। अगला लिखिए, आंध्रा बैंक एवं आंध्रा बैंक एवं तीसरा तीसरा मर्जर जो है, आंध्रा बैंक एवं कॉरपोरेशन बैंक का विलय। आंध्रा बैंक एवं कॉरपोरेशन बैंक का विलय यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में किया गया। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में किया गया। ये हो गया यूनियन बैंक, वो यूनाइटेड था इसलिए वो फुल फॉर्म लिख लीजिए। हम्म, अलग है नहीं, अलग था, अब है तो नहीं दोनों। मतलब यूनाइटेड तो खत्म हो गया अब। 3 हो गया। चौथा लिखिए, सिंडिकेट बैंक का विलय केनरा बैंक में किया गया। सिंडिकेट बैंक का विलय किसमें किया गया? केनरा बैंक में। तो गवर्नमेंट का प्लान था कि टोटल 7-8 से ज्यादा सरकारी बैंक नहीं होना चाहिए, और भी बैंक का संख्या कम होता अगर कोरोना नहीं आया होता बीच में, तो आपको बहुत सारा बैंक का और विलय होता। लेकिन अभी ये प्रोसेस रुक गया है, हो सकता है आने वाले समय में और भी विलय किया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग गवर्नमेंट बैंक आज के डेट में कैसे कितना कितना बच गया। तो जैसे यहाँ पे हम लोग आए थे 2004 तक, तो 21 बैंक दिख रहा है हम लोग को। ठीक है, उस देखिए यहाँ तक हम लोग कैसे कैसे आए। एक एसबीआई था, ये 1469 में बना, 86 में बना, तो टोटल कितना हो गया? 22 हो गया। 22 में से 21 क्यों कर देंगे आपको बताया, एक बैंक उसमें से क्या हो गया? बंद हो गया। ठीक है, उसके बाद एक नया आईडीबीआई भी बन गया, आईडीबीआई बैंक। तो ये कितना हो गया टोटल? 22। उसके बाद क्या होता है, एक और बैंक बनता है, भारतीय महिला बैंक। ठीक है, तो टोटल बैंक कितना हो गया? 23। उसके बाद 2017 में भारतीय महिला बैंक बंद हो गया, तो कितना बच गया? 22। उसके बाद 2019 में कितना बैंक बंद हुआ? 6 कहाँ बंद हुआ? 2019 में 2019 में आपको बताया गया 2 बैंक, एक देना बैंक और दूसरा विजया बैंक। तो ये घट के कितना हो गया? बंद नहीं हुआ, आईडीबीआई बंद कहाँ हुआ, तो प्राइवेट किया गया। तो मर्ज कितना किया गया? 2 का, तो 2 घट के 20 हुआ। फिर आईडीबीआई कन्वर्ट हो गया प्राइवेट में, तो ये बच गया। हाँ,
नहीं, हम लोग बस प्राइवेट बैंक का बात कर रहे हैं, कैसे कैसे प्राइवेट बैंक बचा, अभी आज की डेट में कितना बचा हुआ है। हम्म। क्या हो गया, कोई दिक्कत क्या? हम्म। विलय, देखिए विलय का एक कोई प्रोसेस ऐसा नहीं है, गवर्नमेंट ने कुछ रीजन दिया कि इस रीजन पे हम लोग प्राइवेटाइज सॉरी मतलब मर्जर कर रहे हैं। अब मर्जर जो कर रहे हैं वो तो गवर्नमेंट का डिसीजन है कि किसका किस में होगा, उसमें तो हम लोग कुछ कर नहीं सकते हैं। जैसे कुछ रीजन समझ में आ रहा है कि इसका मतलब कुछ ज्योग्राफिकल रीजन है, किसी में फाइनेंशियल रीजन है, हर का अलग अलग रीजन है। ऐसा कोई क्राइटेरिया सेट नहीं होता है, ऐसा रीजन बताया गया ऐसा ऐसा कारण से हम कर रहे हैं, तो कहीं पे दिख रहा है कहीं पे नहीं दिख रहा है। और क्या क्वेश्चन है, बोलिए, मतलब बोलना क्या चाहता है, स्पष्ट बोलिए। ऐसा कोई देखिए फिक्स एंड हार्ड एंड फास्ट रूल कुछ नहीं बनाया गया कि ऐसा ऐसा होगा। तो आज के डेट में देखिए आने वाला समय में आपको ये भी दिखेगा, क्या दिखेगा कि आने वाला समय में और भी जो बैंक है, जो छोटे मोटे बैंक बच गए हैं आज की डेट में, छोटा मोटा बैंक कौन कौन सा बचा हुआ है, एग्जाम्पल जैसे बैंक ऑफ इंडिया है, ठीक है, इंडियन ओवरसीज बैंक है, यूको बैंक है। तो ये सब गवर्नमेंट का प्लान ये है कि या तो उसको प्राइवेट कर देंगे, नहीं तो किसी न किसी में मर्ज कर देंगे। अभी आप न्यूज में सुन रहे होंगे कुछ बैंक, ये बैंक स्ट्राइक है, सुने हैं न्यूज में, कल या परसों बैंक स्ट्राइक है। हर साल में 2-3 बार ऐसा बैंक स्ट्राइक होते रहता है। क्यों हो रहा है आज के डेट में बैंक स्ट्राइक इतना? क्योंकि गवर्नमेंट यही बोला था, मतलब पहले गवर्नमेंट ने अनाउंस किया हुआ है कि जो बैंकों का विलय हुआ तो हुआ, और जो अगर बच गया तो उन लोगों को प्राइवेट कर देंगे। ठीक है, तो मेन यही रीजन है कि सब लोग अपोज कर रहे हैं ये गवर्नमेंट का डिसीजन को, इसलिए बैंक स्ट्राइक हो रहा है। हो सकता है कल परसों बैंक बंद रहे उसका। क्या? कल परसों मतलब सॉरी, कल मतलब कल तो बंद रहेगा ही, मतलब सोमवार और मंगलवार को बंद रहेगा। क्यों? इसी मर्जर और प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ। क्योंकि बाकी जो छोटा छोटा बैंक देखे, जो मर्ज हो गया वो तो बच गया। जैसे मान लीजिए कोई आपने सरकारी नौकरी मतलब कोई नौकरी का तैयारी किया, उसका जॉब लग गया, ठीक है, बैंक ऑफ इंडिया में, तो अपने आप को समझ रहा है ना कि सरकारी एम्प्लॉय है। अब मान लीजिए डिसीजन चेंज हो जाए, अब उसको प्राइवेट बैंक बना दिया जाएगा, जैसे आईडीबीआई के साथ हुआ। हाँ, क्या नौकरी छोड़े हुए थे उस पे आ जाते हैं। जैसे जैसे मुद्रा योजना, मुद्रा योजना के बारे में अब देखिए, हेडिंग डालिए मुद्रा। जो जो चीज शॉर्टकट में जिसको हम लोग डेट पे बस छोड़ दिए थे, वो डेट वाइज क्यों आपको बताया गया? डेट वाइज देखिए बताने का बस ये मोटिव था कि आपको समझ में आए कि क्या क्या बैंकिंग स्ट्रक्चर में चेंज हुआ, ठीक है, कैसे कैसे चेंज हुआ, क्या चेंज हुआ, क्यों चेंज हुआ। तो सबका रीजन है, सबका रीजन आपको वर्बली हम बता दिए हैं क्या क्या रीजन है सबका। सबसे पहले मुद्रा का फुल फॉर्म क्या है? माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी। गवर्नमेंट किसान के खाता में 6,000 रुपया डालता है, किस योजना के तहत? किस योजना के तहत डालता है? मतलब कुछ भी, मतलब बहती गंगा में हाथ धो लेना है, हाँ, वही बोल रहे थे कि हर चीज का आज के डेट में फैंसी नाम है। पीएम किसान का फुल फॉर्म क्या होता है? योजना क्या है? पीएम किसान। इस योजना के तहत सभी को आज के डेट में 3 किस्तों में कितना 1,000 रुपया मिल रहा है? 6,000। योजना का फुल फॉर्म क्या है? किसान सम्मान निधि। इसका मतलब थोड़ी ना कि किसान सम्मान निधि बनाया और बाद में शॉर्टकट ये निकल गया।
पहले गवर्नमेंट नाम डिसाइड किया, उसके बाद फुल फॉर्म बनाया, उसी प्रकार से इसका भी नाम है। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होता है कि नाम कुछ भी अटपटा बना देता है, कोई भी अपना दिमाग, मतलब गवर्नमेंट सही तरीके से नाम आखिर फुल फॉर्म बना ही लेता है। तो ऐसा बनाने से क्या फायदा होता है कि गवर्नमेंट को जो नाम मिलता है वो थोड़ा यूनिक मिल जाता है। ठीक है, तो इससे क्या होता है, योजना थोड़ा लोगों को याद रहता है, पॉपुलर हो जाता है जल्दी। तो उसी प्रकार से मुद्रा योजना बनाया गया। मुद्रा योजना का नाम से समझिए, सबसे पहले कोई भी चीज है ना, उसका नाम से ही आधा मीनिंग उसका निकल जाता है, क्या है वो। तो सबसे पहले माइक्रो यूनिट। माइक्रो यूनिट का मतलब क्या होता है, कोई भी छोटा सा इकाई, जैसे मान लीजिए किसी का पंचर का दुकान है, किसी का सलून है, किसी का किराने का दुकान, इसको क्या बोलेंगे, छोटा यूनिट। ठीक है, तो छोटा यूनिट के डेवलपमेंट के लिए कुछ काम किया जा रहा है। ठीक है, उसके बाद रीफाइनेंस। रीफाइनेंस का मतलब क्या होता है, जैसे आपको शायद हम बताए होंगे कि मान लेते हैं किसी को कृषि लोन चाहिए, कोई भी मान लेते हैं कृषि लोन लेता है, तो आपको पता होगा नाबार्ड उसका फाइनेंस करता है, ऐसा सुने हैं। तो अगर मान लीजिए कोई भी किसान है, कोई भी फार्मर है या किसान है, इसको अगर लोन चाहिए तो ये कहाँ जाएगा, लोन लेने के लिए कहाँ जाता है किसान, बैंक में जाएगा। तो मान लेते हैं वो एसबीआई में गया, ये डायरेक्ट नाबार्ड के पास क्यों नहीं चला जा रहा है। हाँ, ये जो किसान है ये एसबीआई के पास क्यों जाता है, कभी सुने कोई किसान डायरेक्ट नाबार्ड के पास चला गया, क्यों? क्योंकि नाबार्ड भी एक तरह का कैसा एजेंसी है, रीफाइनेंस एजेंसी। रीफाइनेंस एजेंसी का मतलब क्या होता है, मतलब ये कि ये जो नाबार्ड के पास अगर पैसा होगा कृषि लोन देने के लिए, तो ये डायरेक्ट नहीं देगा, ये क्या करेगा, किसी बैंक को अलॉट कर देगा। मान ले बैंक को अलॉट कर दिया कि आपको 100 करोड़ रुपया लोन में बांटना है, कृषि लोन में। अब बैंक का काम क्या हो गया कि ये बैंक किसान को लोन देगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, एसबीआई ने इसको फाइनेंस किया, एसबीआई ने किसको फाइनेंस किया, किसान को, और नाबार्ड ने किसको फाइनेंस किया, एसबीआई को। तो ऐसा एजेंसी जो इनडायरेक्टली पैसा देता है, तो यहाँ पे दो बार फाइनेंस हो गया, एक बार यहाँ पे एक बार यहाँ पे, तो इसको बोलते हैं रीफाइनेंस। री का मतलब क्या होता है, दोबारा। तो दो बार फाइनेंस हुआ, एक बार नाबार्ड के साइड से, एक बार एसबीआई के साइड से। इसलिए ऐसा एजेंसी जो इनडायरेक्टली पैसा देता है किसी को, उसे क्या बोलते हैं, रीफाइनेंस एजेंसी। ठीक है, मतलब रीफाइनेंस एजेंसी इसको बोलते हैं, कोई भी जो इनडायरेक्टली पैसा आपको दे। जैसे मान लीजिए आपके पापा ने आपको पैसा दिया, लेकिन आपने पापा ने किसी और से पैसा लेके दिया, तो आप क्या बोलेंगे कि हमको रीफाइनेंस हुआ। रीफाइनेंस किसने किया, तो आपने पापा से जिससे लिया था उसने रीफाइनेंस किया। ठीक है, मतलब पैसा तो किसी और का है, लेकिन आपको किसी और के मीडियम से मिल रहा है। तो ऐसा एजेंसी जो भी इनडायरेक्टली पैसा दे उसको क्या बोलते हैं, रीफाइनेंस एजेंसी बोलते हैं। इस एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे आपको बताया गया। तो यहाँ पे मुद्रा कैसे काम करता है, तो मुद्रा योजना के तहत ये पैसा किसको देता है, बैंक को। और बैंक फिर किसको देता है, किसी भी नीडी इंसान है उसको, जिसका भी माइक्रो यूनिट है, उसके विकास के लिए लोन देता है। तो मुद्रा योजना का मतलब क्या, मुद्रा एक ऐसा एजेंसी, नाम से देखिए, ऐसा एजेंसी है या ऐसा कुछ योजना है या संस्था है जो क्या काम करता है, रीफाइनेंस करता है। रीफाइनेंस मतलब डायरेक्टली लोन नहीं देता है, किसी के माध्यम से लोन देता है। तो किसके माध्यम से लोन देता है, किसी बैंक के माध्यम से लोन देता है। किसको देता है, माइक्रो यूनिट को देता है। क्यों देता है, उसके विकास के लिए। तो नाम से समझ में आ गया क्या काम होता है, कोई दिक्कत। तो सबसे पहला पॉइंट में इसका फुल फॉर्म लिख लिए। अब दूसरा पॉइंट, अब ये कितना का लोन दे सकता है मैक्सिमम। जैसे माइक्रो यूनिट का गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया कि कोई भी इस टाइप से छोटा सा इकाई है तो उसके लिए 10 लाख का सफिशियंट अमाउंट है। ठीक है, तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने क्या बोला कि मुद्रा योजना के तहत अगर किसी को लोन मिलेगा तो मैक्सिमम लोन कितना मिलेगा, 10 लाख। तो लिखिए अगले पॉइंट में, अधिकतम लोन का राशि 10 लाख हो सकता है। ये बात तो पहले हम लोग लिख लिए हैं कि किस ईयर में ये लॉन्च हुआ था, 2015 में। अगर लिखना है तो लिख सकते हैं दोबारा, लॉन्च ईयर है इसका 2015 में। तो उससे ज्यादा रहे तो पहले ही ये बोला गया ना, माइक्रो यूनिट। माइक्रो यूनिट मतलब पंचर का दुकान खोलना, उसके लिए क्या आपको करोड़ रुपया चाहिए, हाँ? किससे ज्यादा चाहिए, तो 10 लाख से ज्यादा चाहिए तो माइक्रो यूनिट उसको कंसिडर ही नहीं करेगा गवर्नमेंट। ये किसके विकास के लिए, माइक्रो यूनिट जो एकदम छोटा लेवल पे है। जैसे गवर्नमेंट ने क्या बोला, देखिए गवर्नमेंट का अलग भी एक और संस्था है सिडबी। सिडबी किस लिए है, छोटा इंडस्ट्रीज के लिए है।
तो गवर्नमेंट ने मुद्रा योजना लाया कि उसके पीछे रीजन है। रीजन ये है कि देखिए कोई भी पहले का व्यक्ति जो है, या मान लीजिए मुद्रा योजना भी नहीं है, कोई गरीब आदमी है, उसको बैंक में लोन लेने गया तो उसको लोन देगा? क्यों नहीं देगा? सबसे पहला बात, चुका क्यों नहीं पाया? गरीब है तो लोन नहीं चुकाएगा, ऐसा कोई जरूरी थोड़ी है, कमा के नहीं चुका सकता है। देखिए बैंकिंग सिस्टम में ये दो प्रॉब्लम देखा गया। ठीक है, दो प्रॉब्लम देखा गया कि गरीब आदमी को लोन नहीं मिल पाता है दो कारण से। पहला कारण क्या है? उसके पास सफिशिएंट डॉक्यूमेंट नहीं है। दूसरा कारण यह है कि लोन लेने जाएंगे तो गिरवी मांगेगा कुछ ना कुछ। अब जो गरीब व्यक्ति है उसके पास कुछ सामान भी नहीं है, कुछ एसेट भी नहीं है गिरवी रख सके। ठीक है, हम तो प्रॉब्लम बता रहे हैं। तो इसी दो प्रॉब्लम को देखते हुए गवर्नमेंट ने ये बोला कि ऐसा कोई व्यक्ति जिसके पास गिरवी देने के लिए कोई चीज नहीं है, तो वो क्या कर सकता है? मुद्रा योजना के तहत लोन ले सकता है, उसको कोई भी चीज गिरवी नहीं देना है। तो कोई भी बैंक अगर मुद्रा योजना से आप लोन लेंगे तो आपको कोलैटरल देने का जरूरत नहीं है। लेकिन मैक्सिमम लोन कितना मिलेगा? 10 लाख। तो अगले पॉइंट में लिखिए, इस लोन के तहत कोई भी गारंटी देने का आवश्यकता नहीं होता है, या मुद्रा लोन के तहत कोई भी गारंटी देने का आवश्यकता नहीं होता है। लेकिन डॉक्यूमेंट यहाँ पे लगेगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि बिना डॉक्यूमेंट का मिल जाएगा। तो गवर्नमेंट ने मुद्रा योजना के तहत सबसे बड़ा समस्या जो गरीबों का था गिरवी का, उसको खत्म किया। क्या लेगा? आपका प्लानिंग लेगा, आपका कितना सेल है, आईटीआर, बैंक स्टेटमेंट, पहले आप जो बिजनेस करते थे, बहुत सारी चीज लेगा। अब ये जो 10 लाख तक का जो लोन है उसको गवर्नमेंट ने 3 अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया। ठीक है, तो इसका क्लासिफिकेशन किया गया, मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ 10 लाख का लोन का कुछ नाम नहीं है, सबका अलग अलग नाम है। ठीक है, तो इसका लिखिए मुद्रा योजना लोन का वर्गीकरण। मुद्रा योजना के तहत लोन का वर्गीकरण। पहला लिखिएगा, मुद्रा योजना के तहत लोन का वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन। क्या क्या 3 अलग अलग टाइप का लोन होता है इसके अंदर। सबसे पहला नाम लिखिए शिशु। शिशु, जो बच्चा को शिशु बोलते हैं, वो शिशु। ठीक है, दूसरा लिखिए, उसके बगल में जगह छोड़ दिया, जैसे मान लेते हैं ऐसा लिख रहे हैं शिशु, यहाँ जगह। अब दूसरा, यहाँ पहला हो गया, नीचे लिखिए जो छोटा बच्चा होता है उसको क्या बोलते हैं? शिशु बोलते हैं। जो थोड़ा बड़ा होता है तो उसको क्या बोलते हैं? हाँ, और या तो और छोटा को बोलते हैं किशोर। तो दूसरा का नाम लिखिए किशोर। तो शिशु अवस्था होता है बच्चा का, फिर किशोर अवस्था होता है। किशोर अवस्था का मतलब क्या? टीनेजर वाले को एज को बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद तीसरा लिखिए, जब और बच्चा बड़ा होता है तो उसको और क्या बोलते हैं? तरुण अवस्था। तरुण। तो 3 लोन हुआ इसके तहत, 3 अलग अलग क्राइटेरिया हुआ या क्लासिफिकेशन हुआ, शिशु, किशोर और तरुण। तो किस आधार पे इसका नाम रखा गया? पैसा के अमाउंट पे। तो जहां पे लोन 50,000 तक है, इसमें फिर यहाँ पे लिखिएगा अप टू, या 50,000 तक का लोन। अगर आप 50,000 तक का लोन लेंगे तो उसको क्या बोलेंगे? शिशु। किशोर में लिखिए 50,000 से 5 लाख तक का। 50,000 से 5 लाख तक का। और तरुण में लिखिए 5 लाख से 10 लाख तक का। हम्म, इसके बाद गवर्नमेंट ने ये सेट किया कि अब किसको ये लोन देना है, मतलब सबको देना है या कहीं पे प्रायोरिटी सेट करना है, किसको किसको लोन ये मिलेगा। तो गवर्नमेंट ने ये सेट किया है कि यहाँ पे प्रायोरिटी ऐसा नहीं है कि सबसे पहले हम किसी को भी दे देंगे।
इसमें क्राइटेरिया सेट किया है किसको पहले मिलेगा, मतलब गवर्नमेंट किसको प्रेफरेंस देगा, प्राथमिकता किसको देगा लोन देने के लिए। तो लिखिए लोन देने, मुद्रा लोन के तहत महिलाओं, मुद्रा लोन के तहत महिलाएं, कॉमा एससी, एससी शेड्यूल कास्ट, एससी, फिर लिखिए एसटी को प्राथमिकता दिया जाएगा। महिलाएं कॉमा एससी कॉमा एसटी को प्राथमिकता दिया जाएगा, मतलब महिलाओं में ये नहीं बोला जा रहा है, मतलब इसका ये मतलब समझ जाए कि एससी एसटी महिला को दिया जाएगा, मतलब महिला कोई भी कम्युनिटी की हो सकती है, महिला उसके बाद एससी एसटी, इनको प्राथमिकता दिया जाएगा लोन में। जैसे मान लीजिए बैंक के पास दो एप्लीकेशन आया, एक मेल और फीमेल का, तो किसको देगा, और जरूरत मतलब बैंक को देना एक ही है तो किसको देगा, महिला को देगा। ठीक है। और आज के डेट में देखेंगे तो लगभग 50% से एबव लोन, या बोल सकते हैं 60% से एबव लोन जो मिला है मुद्रा योजना के तहत वो महिलाओं को ही मिला है। ठीक है। अगला पॉइंट में लिखिए, मुद्रा योजना का फंड सिडबी के द्वारा किया जाता है। मुद्रा योजना को फंड सिडबी के द्वारा दिया जाता है। सिडबी जो बना था ना, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, वो अगला लिखिएगा टॉपिक, ये हो गया मुद्रा योजना। नहीं ऐसा कोई नहीं, गवर्नमेंट बैंक का जो नॉर्मल रूल होता है उसी वही इंटरेस्ट लगेगा। ठीक है, बस आपको यहाँ पे सुविधा क्या मिला, तो बेसिकली आमतौर पे बोले तो सुविधा क्या मिला, सुविधा आपको ये मिला कि आपको गिरवी नहीं देना पड़ा, सबसे बड़ा इसका यही फायदा है। ठीक है, बिना गिरवी का लोन आपको 10 लाख तक का मिल सकता है सरकार के फंड से। अगला लिखिए आरआरबी। आरआरबी को हम लोग लिखे थे, आरआरबी का फुल फॉर्म क्या लिखवाए थे, रीजनल रूरल बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। हिंदी में क्या बोलेंगे, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। इसका भी वर्ड तोड़ तोड़ के समझिए। सबसे पहला बैंक, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दीजिए। रूरल बैंक, मतलब नाम से समझ में आ रहा है बैंक किससे संबंधित है, गांव से संबंधित है। दूसरा रीजनल, रीजनल का मतलब क्या होता है, क्षेत्रीय, मतलब किसी पर्टिकुलर क्षेत्र में होगा, पूरा इंडिया में नहीं होगा। जैसे एसबीआई पूरा इंडिया में है, लेकिन आपको बिहार ग्रामीण, बिहार में जो ग्रामीण बैंक है, मध्य बिहार में बंद हो चुका है। कौन सा दो बैंक बचा हुआ है बिहार में, एक उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक और दूसरा दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक। तो इसका प्रेजेंस आपको यूपी में नहीं दिखेगा। हाँ, उसमें विलय हो गया। ठीक है, तो आज की डेट में कितना ग्रामीण बैंक बचा हुआ है बिहार में, दो, एक नॉर्थ बिहार और दूसरा साउथ बिहार, मतलब साउथ नहीं बोलते हैं, उसका नाम पश्चिम। अब चलिए इसके बारे में एक एक चीज हम लोग डिटेल में देखते हैं। सबसे पहला लिखिए, इसका गठन कब हुआ है, गठन कब हुआ है, कब लिखे थे, डेट में देखिए 1975। तो लिखिएगा, इसमें पहला पॉइंट में लिखिएगा, पहला, पहला आरआरबी, पहला आरआरबी का गठन कब हुआ है, 1975 2 अक्टूबर। डेट यहाँ पे लिख लीजिए क्योंकि गांधी जी के जन्मदिन पे किया गया, इसलिए 1975 2 अक्टूबर का इसका गठन किया गया। जैसे मन करे उस लैंग्वेज में लिखिए। ठीक है। और जो बैंक का गठन हुआ उसका नाम क्या हुआ, देखिए रीजनल रूरल बैंक बैंक नहीं है, बैंकिंग कॉन्सेप्ट है। तो जो पहला बैंक 2 अक्टूबर 1975 को बना उसका नाम क्या है,
प्रथमा ग्रामीण बैंक, प्रथमा ग्रामीण बैंक। इसका ब्रैकेट में लिख लीजिए, हेडक्वार्टर कहाँ पे है इसका, मुरादाबाद यूपी। हेडक्वार्टर इसका, ये जो प्रथमा ग्रामीण बैंक है ना, ये कहाँ पे बना, तो मुरादाबाद यूपी में। मुरादाबाद यूपी। उसके नीचे उसी का फिर प्रथमा बैंक का लिखिए स्पॉन्सर बैंक, प्रथमा बैंक का स्पॉन्सर बैंक, ये लिखिए, हम बता रहे हैं क्या होता है। प्रथमा बैंक का स्पॉन्सर बैंक। जगह खाली छोड़ दी, उसके आगे हम बता रहे हैं क्या होता है ये चीज। ठीक है, उसके आगे आ जाइए, अगला अगला पॉइंट लिखिए। अब देखिए, इसके लिए गवर्नमेंट ने लॉ पास किया, मतलब जैसे आपको बताया गया आरबीआई किसी न किसी अधिनियम से बना, तो इसके लिए भी एक्ट पास किया गया। ठीक है, लेकिन इसका एक्ट का नाम लिखिए, अगला पॉइंट लिखिएगा। आरआरबी का गठन, आरआरबी का गठन आरआरबी का गठन आरआरबी एक्ट 1976 या आरबीआई अधिनियम 1976 के तहत किया गया। आरआरबी का गठन आरआरबी अधिनियम 1976 के तहत किया गया। फिर अगले पॉइंट में लिखिएगा ओनरशिप। ओनरशिप को हिंदी में क्या बोलेंगे, हाँ, मालिकाना। ओनरशिप को हिंदी में क्या बोलेंगे, लिखिए आरआरबी का शेयर धारक। या आरआरबी का शेयर होल्डर। शेयर होल्डर इसके तीन होते हैं। ठीक है, सबसे पहला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, दूसरा स्टेट गवर्नमेंट या राज्य सरकार, और तीसरा हो गया स्पॉन्सर बैंक। हिंदी में इसको बोलते हैं प्रायोजित बैंक। या तो इंग्लिश में स्पॉन्सर बैंक, नहीं तो हिंदी में क्या बोलेंगे, प्रायोजित बैंक। अब देखिए यहाँ पे भी आपको वर्ड हम यूज किए थे स्पॉन्सर बैंक। ठीक है, अब क्या होता है स्पॉन्सर बैंक, उसको समझिए। देखिए, सरकार का ये बोल रहा है कि कोई भी ग्रामीण बैंक होगा, उसके तीन शेयर होल्डर होंगे, मतलब तीन ओनर होंगे। कौन कौन ओनर होगा, तो ये तीन नामों को बताया गया, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और प्रायोजित बैंक। केंद्र सरकार का ओनरशिप इसमें होगा 50% का, राज्य सरकार का ओनरशिप होगा 15% का, और स्पॉन्सर बैंक का ओनरशिप होगा 35% का। अब देखिए, ये दोनों तो समझ में आ रहा है कौन है। प्रायोजित बैंक क्या होता है, जैसे
यहाँ पे आपको ये बताया गया है कि इन बैंकों का प्रेजेंस कहाँ होगा, सिर्फ गांव में होगा। तो आपको लगता है कि कोई भी ऐसा इंडिपेंडेंट बैंक काम कर सकता है अपने गांव के लेवल पे? ऑपरेट नहीं करना बहुत मुश्किल होगा किसी के लिए, किसी भी बैंक के लिए। तो गवर्नमेंट ने ये प्लान किया, और एक तो छोटा छोटा बैंक बनना है एक छोटे छोटे रीजन में, और ऊपर से गांव में बनना है। तो ये अकेले अगर खुद में ये बैंक अकेले अगर मालिक रहेगा या अकेले हैंडल करेगा तो हैंडल करना मुश्किल हो जाएगा। तो गवर्नमेंट ने स्टार्टिंग में ये प्लान बनाया कि ये क्या करेगा, कोई भी बैंक जो ग्रामीण बैंक बनेगा वो ना किसी बैंक के अंडर में काम करेगा या किसी न किसी बैंक के सहायता से काम करेगा, कोई भी बड़ा बैंक। ठीक है, जैसे केनरा बैंक हो, पंजाब नेशनल बैंक हो, एसबीआई हो, किसी न किसी के सहायता के साथ वो काम करेगा। ठीक, तो जिस बैंक के तहत वो काम करेगा वैसे बैंक को क्या बोलेंगे, प्रायोजित बैंक या स्पॉन्सर बैंक। और उसको कितना पैसा लगाना होगा, 35%। ठीक है, जैसे आप किसी के पास ग्रामीण बैंक का अकाउंट है, किसी के पास, किसके पास है, एटीएम है, दिखाइए। हाँ, उस उसका स्पॉन्सर बैंक था। हाँ, अब क्या मतलब, अब तो सिंडिकेट बैंक ही बंद हो गया, किसमें मर्जर हुआ तो वो उसका स्पॉन्सर बैंक हो गया होगा। बिहार में 2 ग्रामीण बैंक हैं, कौन कौन सा, पहला लिखिए, उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक, और दूसरा है दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक। इन दोनों का भी कोई ना कोई स्पॉन्सर बैंक होगा। अगले पॉइंट में लिखिए, नाबार्ड के द्वारा आरआरबी का संचालन किया जाता है। नाबार्ड के द्वारा आरआरबी का संचालन या रेगुलेशन किया जाता है। ये पॉइंट हम लोग से क्यों लेते हैं, आपको ये बताया गया है कि भारत में जितने भी बैंक होंगे उन सभी बैंकों का रूल रेगुलेशन कौन सेट करता है, आरबीआई। लेकिन यहाँ पे आरबीआई का डायरेक्ट रोल नहीं होता है, आरबीआई का भी रोल होता है और साथ में नाबार्ड का भी रोल होता है। ठीक है, तो नाबार्ड और आरबीआई दोनों मिलकर आरबी को गवर्न करता है, और मेन रेगुलेटर का संचालक कौन होता है, इसका नाबार्ड ही होता है। नाबार्ड क्या है, नाबार्ड देखिए एक तरह का एपेक्स या सबसे बड़ा संस्था है जो किस रूप में काम करता है, गांव के विकास के लिए और कृषि के विकास के लिए। और आरआरबी का भी सेम मोटिव है। ये जितने भी आरआरबी बनाए गए रीजनल रूरल बैंक, ये ग्रामीण बैंक का मोटिव क्या था, गांव का विकास। और नाबार्ड का भी काम क्या है, गांव एवं कृषि का विकास। तो बेसिकली दोनों में अपर हैंड किसका है, नाबार्ड का है। मतलब नाबार्ड बड़ा इंस्टीट्यूशन हो गया, ये सब छोटा छोटा इंस्टीट्यूशन हो गया, इसलिए नाबार्ड इन लोगों को रेगुलेट करता है, आरबीआई डायरेक्टली नहीं करता है। ठीक है, हम्म हम्म तो डिपेंड करता है उसका स्पॉन्सर बैंक कौन है, ग्रामीण बैंक का स्पॉन्सर बैंक पूछ रहे हैं ना। तो वो तो डिपेंड करता है गवर्नमेंट कौन किसको स्पॉन्सर बनाता है, वो हम थोड़ी बता सकते हैं। ऐसा थोड़ी ना है, आप जिसको देखे ब्रांच नहीं होता, बैंक किसी न किसी बैंक का स्पॉन्सर बैंक होगा। जैसे जैसे नॉर्थ बिहार ग्रामीण बैंक है, तो उसका जितना भी होगा सबका स्पॉन्सर एक होगा। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि हर जगह पीएनबी ही आपको दिखेगा, हर जगह अलग अलग दिखेगा। क्या वो कंफ्यूजन क्या है बताइए। लिखिए एक टॉपिक, अनुसूचित बैंक।
इंग्लिश में इसको बोलते हैं स्केड्यूल बैंक या शेड्यूल बैंक। शेड्यूल बैंक या अनुसूचित बैंक किसको बोला जाता है? तो लिखे, जिन बैंकों का वर्णन, जिन बैंकों का वर्णन आरबीआई अधिनियम 1934 के, आरबीआई अधिनियम 1934 के दूसरे सूची में किया गया है, दूसरे सूची में किया गया है, उसे अनुसूचित बैंक कहते हैं।